नमस्कार बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले इस चैप्टर की बात करने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं जब किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाए तो उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसमें कोई चेंज ना आए, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कई तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टी चेंज होना बंद हो जाती है। कई तरह के इक्विलिब्रियम जैसे बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, मतलब उस सिस्टम से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो हम उसको कोई हीट दे रहे होंगे ना ही उससे कोई हीट ले रहे होंगे। ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल बोला जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, एक ऐसा स्टेट जहां पे सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, जिससे कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए। स्पीड या तो जीरो रहेगी, मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, या अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहे। समझ रहे बात? तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट क्या चीज हो जा रही है, स्पीड, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये दो तो हो गया, ये दो तो हम लोग को पता भी है। एक तीसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, वो टाइम के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये होता है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये कई तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, तो हम लोग यही से स्टार्ट भी करते हैं, लिखते हैं, वहां पे लिखे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम लिखिए इसमें, when property of a system do not change with time, then it is said to be the state of equilibrium. पहला लिखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहला हम लोग लिखेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहला हम लोग लिखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इसमें लिखिए नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। इसमें लिखिए स्पीड ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट लिखा। सेकेंड लिखिए थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें लिखिए नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट, नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसी में आगे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए थर्ड लिखिए केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें लिखिए नो नेट रिएक्शन, नो नेट रिएक्शन। इसी में आगे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स remains constant। लिखा? चलिए हम लोगों ने तीन इक्विलिब्रियम की बात की, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर किसी सिस्टम में ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एस्टैब्लिश हो जाते हैं, ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम अगर एक साथ एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बोला जाएगा? जब ये तीन, कौन से तीन? तो मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर किसी सिस्टम में एक साथ एस्टैब्लिश होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में। ठीक है, इस चीज को लिखते हैं, आप लिखिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा व्हेन अबव थ्री इक्विलिब्रियम्स, व्हेन अबव थ्री इक्विलिब्रियम्स when above three equilibriums are established in a system, are established in a system then it is said to be the state of thermodynamic equilibrium। Then it is said to be the state of thermodynamic equilibrium। अब हम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो हम लोगों ने ऐसा बोला है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाए? क्यों ऐसा हो रहा होगा? क्या ऐसा हो रहा होगा? तो होता क्या है कि ये कैसे होता है, इस पे आने से पहले क्यों ये होता है इसकी बात करते हैं। क्यों हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट मिलता है किसी रिएक्शन में? तो हम लोग रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एक बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में हो सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकते। जैसे HCl
और NaOH आप मिलाइए तो बनेगा NaCl और साथ में बनेगा वाटर। तो ये रिएक्शन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आप HCl और NaOH को मिला के NaCl और वाटर बना सकते हैं, बट आप सोचेंगे कि वाटर में NaCl मिला के HCl और NaOH बना ले अलग अलग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकती। ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, इससे मिलकर हमें मिलता है अमोनिया, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। मतलब आप कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रख देंगे तो अमोनिया बन जाएगा, और अमोनिया रख देंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनेंगे। मतलब अगर आप कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रख के छोड़ेंगे तो आपको कुछ देर के बाद वहाँ नाइट्रोजन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और अमोनिया भी मिलेगा। तीनों चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा होगा, और अमोनिया जो होगा वहाँ पे वो डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट है, ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में ही देखने को मिलता है। हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं मिलता है केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट मिलता है। और कब मिलता है, अब इसकी बात करें तो अगर सपोज करिए आप एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रख देते हैं, तो ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया बनाएंगे। किसी रेट से रिएक्शन हो रहा होगा, कुछ रेट से ये दोनों रिएक्ट कर रहे होंगे। अब जब अमोनिया यहाँ बनेगा तो अमोनिया फिर डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाना स्टार्ट करेगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और उसके वजह से फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ये दोनों रिएक्शन होती चली जाएंगी, दोनों का रेट चेंज होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब जिस रेट से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे होंगे, उसी रेट से अमोनिया डिकम्पोज कर रहा होगा। मतलब सेम टाइम में जितना ये रिएक्ट किए उतना बन भी गए। फॉरवर्ड रिएक्शन से जितना रिएक्ट किए, बैकवर्ड रिएक्शन से उतना बन गए, अगर ऐसा हो जाएगा तो। और अगर ऐसा होगा कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो इनका फिर अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ही बन भी जा रहा है सेम टाइम में। तो ऐसे में फिर इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही स्टेट कहलाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। बात समझ में आ रही है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमें कैसे रिएक्शंस में देखने को मिलेगा? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में। और कब देखने को मिलेगा? तो जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है तब। ठीक है, इस चीज को नोट करते हैं। वहां पे हम लोग लिखते हैं, लिखिए, रिएक्शंस आर टू टाइप्स। पहले लिखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन, irreversible reaction, और इसमें लिखिए दे आर यूनिडायरेक्शनल। दे आर यूनिडायरेक्शनल। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर लिखिए सेकंड रिवर्सिबल रिएक्शन। Such reactions can take place
such reactions can take place in both the directions that is forward as well as backward. That is forward as well as backward. एग्जाम्पल ये लिख लीजिए। लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखिए। In reversible reaction, in reversible reactions, when rate of both forward and backward reactions becomes equal, rate of both forward and backward reactions becomes equal, then the state of chemical equilibrium is attained. The state of chemical equilibrium is attained. That is, at equilibrium, RF equals to RV. At equilibrium, RF equals to RV. ये लिख लीजिएगा वहाँ पे। लिख लिया? चलिए, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सपोज करिए नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं, तो वही वाली रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, इससे मिलकर हमें मिलेगा 2 NH3 गैस। ठीक है? तो स्टार्टिंग, अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सिंगल एरो में डबल एरो होगा यहाँ पे। स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया है, अमोनिया नहीं है यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। स्टार्टिंग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया है ही नहीं वहाँ पे, तो स्टार्टिंग में बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकती। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट जो है अमोनिया है ना, अमोनिया है ही नहीं वहाँ पे कंटेनर में, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो स्टार्टिंग में सिर्फ कौन सी रिएक्शन होगी? तो फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उसका कुछ रेट होगा।
तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, उसका कुछ रेट होगा। हम लोग यहाँ रखते हैं रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन है, और इधर रखते हैं हम लोग टाइम को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का कुछ रेट होगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रही तो उसका रेट कितना होगा, तो 0। अब होगा क्या कि जो रेट है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इनके और इनके, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर कुछ ये रिएक्ट करके आप कुछ अमोनिया बना देंगे तो इनका अमाउंट वहां कम हो जाएगा, और अगर इनका अमाउंट कम होगा तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इनके अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो जब अमाउंट इनका कम होगा, जब कुछ रिएक्शन फॉरवर्ड वाली हो जाएगी तो इनका अमाउंट कुछ कम होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो स्टार्टिंग में इतना था वो कुछ घटेगा। और चूंकि अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बन गया होगा, तो ये बन गया होगा तो कुछ बना होगा, पूरा नहीं बना होगा, कुछ बना होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो बैकवर्ड रिएक्शन में कुछ रेट हो जाएगा। समझ रहे बात? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो पहले 0 था वो कुछ बढ़ेगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो पहले इतना था वो कुछ घटेगा। अभी भी लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, बैकवर्ड का कम है, तो इसका मतलब रिएक्ट कौन ज्यादा कर रहा होगा, तो फॉरवर्ड वाला रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा, तो ये दोनों ज्यादा रिएक्ट कर रहा होगा, ये ज्यादा बन रहा होगा, लेकिन ये रिएक्ट कम कर रहा होगा। तो ये ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं तो इनका अमाउंट और ज्यादा कम हो रहा होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और कम होगा, और ये बन रहा होगा तो इसका अमाउंट बढ़ रहा होगा, तो इसका रेट, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटता चला जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घट के और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ के बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घट के और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ के इक्वल हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट से बैकवर्ड, मतलब जितना अमोनिया बन रहा है उतना ही अमोनिया रिएक्ट भी कर रहा है सेम टाइम में, तो फिर इसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। और ये चीज इनके साथ भी होगी, जितना ये रिएक्ट कर रहे हो उतना ये बन भी जा रहा है, तो इनका भी अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो इसी टाइम क्या हो जाएगा, क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। और फिर इसके बाद पूरे टाइम इनका अमाउंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस रेट से फॉरवर्ड हो रहा है उसी बैकवर्ड होता चला जा रहा है, ये होता रहेगा। तो इसके बाद इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, रेट भी चेंज नहीं होगा, पूरे टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये वाला ग्राफ किसका है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट का, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट का। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड ज्यादा था, बैकवर्ड कम था, ये बढ़ता चला गया, घटता चला गया, और एक टाइम पे आके इक्वल हो गया, और जब इक्वल हो गए तो वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ये रेट का ग्राफ है। अगर हम लोग कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब इधर हम लोग रखें कंसंट्रेशन को और इधर हम लोग रखें टाइम को, सेम टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, जितने टाइम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है तो उतने ही टाइम में कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा होगा। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इतना था, हाइड्रोजन कुछ ज्यादा लिए थे, इतना था, और स्टार्टिंग में अमोनिया तो लिए नहीं थे, तो अमोनिया कंसंट्रेशन 0 था। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है इतने टाइम पे, है ना। तो इतना टाइम में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन घटेगा घटेगा घटता चला जाएगा, और फाइनली जाके इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। या हाइड्रोजन का भी कंसंट्रेशन इसी तरह घटेगा, घटता चला जाएगा, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। या अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? अच्छा, कंसंट्रेशन के साथ ऐसा नहीं कि इक्वल होना चाहिए, जैसा रेट के साथ था कि इक्वल होना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन अमोनिया का ऊपर भी हो सकता है नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन के लिए ग्राफ है, ये हाइड्रोजन के लिए, और ये ऊपर वाला अमोनिया के लिए है। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन हाइड्रोजन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी कम हो सकता है। ये ग्राफ कहीं भी हो सकते हैं, कि कहाँ पे होंगे वो डिपेंड करेगा और कुछ पैरामीटर्स पे। हाँ, लेकिन ये चीज श्योर है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद इन तीनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, ग्राफ ऊपर नीचे फिर नहीं होगा, मतलब ये वैरी नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आ रही बात?
तो ये ग्राफ हो गए। चलिए इसको वहाँ शो करिए, ये रिएक्शन लिखिए और ये दोनों ग्राफ वहाँ ड्रॉ करिए। हो गया? चलिए हो गया ये ड्रॉ। तो अब हम लोग ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो क्या होता है। इक्विलिब्रियम अगर एस्टैब्लिश हो जाता है तो क्या हो जाता है, रेट इक्वल हो जाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के, और कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, वो फिर चेंज नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक टर्म पे जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये एक टर्म होता है, इसको कैलकुलेट करना होता है हम लोग को। क्या होता है देखते हैं। जैसे हम लोग एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, सी प्लस डी। कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी इनके कोफिशिएंट्स है। ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट्स है, स्मॉल सी स्मॉल डी इनके कोफिशिएंट्स है। तो एक चीज होती है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इस लॉ का क्या कहना होता है, ये केएफ के भी क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ। इस लॉ का ये कहना होता है कि किसी रिएक्शन का जो रेट है, किसी रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोला मैंने कि किसी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन के पावर में उनका कोफिशिएंट अगर कर दे तो उनके प्रोडक्ट के। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की अगर बात है तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, ये वाला। इसके लिए रिएक्टेंट कौन है, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर उसका कोफिशिएंट स्मॉल ए इनटू, मतलब प्रोडक्ट में रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्मॉल बी, इसका कोफिशिएंट। ये कहना है लॉ ऑफ मास एक्शन का। ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए, ये हेडिंग डालिए, ये रिएक्शन लिखिए और ये हेडिंग डालिए लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। पहले यहाँ तक लिखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन तक। लिखा, चलिए लिखिए उसमें according to law of mass action, according to law of mass action, अच्छा एक चीज और देख लीजिए फिर लिखिए, मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोगों ने यहाँ कंसंट्रेशन ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। एक्चुअली में कंसंट्रेशन नहीं होता है, ये क्या होता है, एक्टिव मास। एक टर्म होता है एक्टिव मास। अब ये क्या चीज है, एक्टिव मास, तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, एक्चुअली एक्टिव मास को या एक्टिविटी बोला जाता है, इसको एक्टिव मास या एक्टिविटी। इसको हम लोग लिखते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन के बराबर। किसी चीज का आपको एक्टिव मास चाहिए तो एक्टिविटी कोफिशिएंट एक कोफिशिएंट होता है इनटू उस चीज का कंसंट्रेशन में आता है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि अगर कोई
अगर कोई गैस है या कोई सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, तो उनके लिए ये जो कोफिशिएंट होता है ये 1 होता है। और अगर कोफिशिएंट 1 है तो उनका एक्टिव मास किसके बराबर हो जाता है? तो उनके कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है। किसके लिए? किसी गैस के लिए या किसी सॉल्यूशन के लिए। हाँ, वही अगर कोई सॉलिड है या अगर कोई प्योर लिक्विड है, कोई प्योर सॉलिड या कोई प्योर लिक्विड है, तो उनके लिए ये कोफिशिएंट 1 नहीं होता है, उनके लिए कोफिशिएंट वेरिएबल होता है और कुछ इस तरीके से वैरी करता है कि इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आती है हमेशा। किसके लिए? किसी सॉलिड, प्योर सॉलिड के लिए, किसी प्योर लिक्विड के लिए। प्योर लिक्विड का एक्टिव मास या प्योर सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा कितना आएगा? 1। हाँ, एक्टिव मास कंसंट्रेशन के बराबर होगा। किसके लिए? तो किसी गैस के लिए या सॉल्यूशन के लिए। समझ आ रही बात? तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन डायरेक्टली ले लेते हैं। लेकिन अगर वही प्योर सॉलिड या लिक्विड होगा तो उनका एक्टिव मास लिखना होगा, ना कि कंसंट्रेशन। और उनका एक्टिव मास कितना है? 1। तो आप उसको यहाँ लिखिए या ना लिखिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो आप उसको यहाँ लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या कहता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्टिव मास के पावर में चीजें आती है, ठीक है। हाँ, चूंकि एक्टिव मास बराबर है कंसंट्रेशन के किसी गैस के सॉल्यूशन के लिए, तो हम लोग एक्टिव मास की जगह कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर लेते हैं। बट बेसिकली हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? तो एक्टिव मास, ना कि कंसंट्रेशन। क्योंकि हो सकता है एक्टिव मास 1 भी हो जाए अगर कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आ जाए तो वर्ड बेसिकली हमें कौन सा यूज करना चाहिए? तो एक्टिव मास। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे सामने जो आते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि एक्टिव मास और कंसंट्रेशन बराबर होते हैं, तो हम लोग कंसंट्रेशन वर्ड ही यूज करके काम कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं उसमें? अब लिखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हम लोग लिख रहे थे, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to product of concentrations ब्रैकेट में लिखेगा एक्टिव मास, ब्रैकेट में लिखना है एक्टिव मास, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे लिखिए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power of their stoichiometric coefficients। लिख लिया? चलिए, तो एक्टिव मास के बारे में हमें इतना ही जानना है। क्या जानना है कि एक्टिव मास कंसंट्रेशन के बराबर होता है किसके लिए? किसी गैस के लिए, अगर सॉल्यूशन में चीजें प्रेजेंट है तो उसके लिए। और अगर कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उनके लिए एक्टिव मास कितना होगा? तो हमेशा 1, ठीक है। बस इतना ही जानना है। कहाँ से आता है ये कोफिशिएंट, कैसे आता है, क्या होता है, ये सब हमें नहीं जानना है। ये सब हमारे लेवल से आगे की चीजें हैं, आगे पढ़ा जाता है ये सब, हम लोग को बस इतना ही जानना है, ठीक है।
चलिए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी का पावर उनका कोफिशिएंट स्मॉल ए स्मॉल बी। या इसी तरह अगर हम लोग लिखें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैपिटल सी और कैपिटल डी रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी इनटू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर स्मॉल डी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको नाम दिया जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। RF is equal to KF into concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B। या इसी तरह RB जब लिखेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको नाम देंगे KB, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। KF क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KB क्या, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अब KF KB क्या समझ में आ गया, तो RB इज इक्वल टू KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D। अब हम लोगों ने बात किया कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो RF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RB। ये हम लोग देख चुके हैं, RF इक्वल्स टू RB। तो इसका मतलब क्या हुआ, KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर C इंटू D टू दी पावर D, ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को ले जाते हैं इधर नीचे और KB को ले जाते हैं इधर नीचे, तो KF अपॉन KB, KF अपॉन KB इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, ऐसा हम लोग लिख देंगे। और इसी को हम लोग नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी टर्म को नाम क्या दिया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसको, KF अपॉन KB को। KF क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KB क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है किसको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है। चलिए, तो पहले इतना नोट करिए वहां तक और फिर इसके आगे कुछ बातें करते हैं हम लोग, नोट करिए। नोट करिए। चलिए, तो यहां पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसके बराबर लिख दिया, KF अपॉन KB, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A B टू द पावर B। ठीक है, KF को क्या बोला जा रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। KB को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, KF को बोला जा रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और KB को बोला जा रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, KF और KB क्या होते हैं, किसी एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं।
अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये वैल्यू कब चेंज होगी? जब टेम्परेचर चेंज हो किसी रिएक्शन के लिए। तो अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, और अगर ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है तो इनका रेशियो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है किसी रिएक्शन के लिए। हाँ, कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब चेंज होगा? जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी। ठीक है, लिखते हैं वहां पे, पहले इस चीज को नोट करिए वहां पे। नोट करिए। नोट करिए इस चीज को, लिखे वहां पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट equilibrium constant is a constant for a particular reaction and it depends only upon temperature. And it depends only upon temperature. लिखा? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ से तो बोल दिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ से अगर देखें तो अगर सी का कंसंट्रेशन चेंज कर दे तो ये चेंज हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से भले आपको ऐसा अभी लग रहा हो कि इसका कंसंट्रेशन या इसका या इसका या इसका किसी का भी कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये कंसंट्रेशन कब के हैं इसकी बात होती है। एक्चुअली आपने रेट जो लिखा था RF इक्वल्स टू क्या लिखा था? KF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A B टू द पावर B, ऐसा लिखा था। तो आप जिस टाइम का कंसंट्रेशन यहाँ रखेंगे उस टाइम का रेट आपको मिलेगा। आप t इक्वल टू 0 जब आपने बस A और B मिक्स किया है उस टाइम अगर आप रेट निकालना चाहते हो तो उस टाइम का कंसंट्रेशन रखिए, आपको उस टाइम का रेट मिल जाएगा। जब रिएक्शन कुछ आगे बढ़ गई, कंसंट्रेशंस A और B के कम हो गए, तो कुछ टाइम के बाद रेट निकालना है तो उस टाइम का कंसंट्रेशन रखेंगे। तो हमने जो ये काम किया था RF इक्वल्स टू RB किया था, ये चीज कब होती है? जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है तब RF इक्वल्स टू RB हुआ है। तो उस टाइम जो रेट आया है उस टाइम ये कंसंट्रेशन कौन सा होगा? A और B का कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन होगा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया होगा। यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं है कि आप A B C D का कोई भी कंसंट्रेशन उठा कर रख दीजिए, नहीं। जब उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है तब उसके बाद जो A B C D का कंसंट्रेशन है वो यहाँ रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब आपकी बात पे आते हैं कि अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा। तो अगर आप इसका कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो वहाँ इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं रह गया तो आप ये कंसंट्रेशन फिर चेंज वाला रख ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको जब भी रखना है कौन सा कंसंट्रेशन रखना है? तो इक्विलिब्रियम पे जितना जितना होगा ABCD का वो। जब इक्विलिब्रियम नहीं है वहां पे तो वो वाला कंसंट्रेशन आप लाके उठा के यहाँ नहीं रख सकते। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये हो गया रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली है क्या? रेशियो है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि उसको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये कंसंट्रेशन किस टाइम का होना चाहिए? तो एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात? चलिए, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हम लोग ये बात की है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तीसरी बात
कंटेनर में सपोज करते हैं ऐसा रिएक्शन है, ये इसी रिएक्शन को मान लेते हैं हम लोग। कंटेनर में यहाँ ए और बी को रख के छोड़ दें तो स्टार्टिंग में ए और बी है, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। लेकिन जब फॉरवर्ड होगा तो कुछ सी और डी बनेगा, और जब सी और डी बनेगा तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट पहले ज़्यादा होगा, बैकवर्ड का कम होगा, धीरे धीरे फॉरवर्ड का घटेगा, बैकवर्ड का बढ़ेगा, फाइनली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं ए और बी ना लेके यहाँ पे सी और डी ले लेते तब क्या होता? तो सी और डी ले लेते तो क्या इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो इस बार क्या होगा, इस बार फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, इस बार क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन। स्टार्टिंग में सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। हाँ, लेकिन जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो कुछ ए और बी बनेंगे, और ए और बी बनेंगे तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। इस बार उल्टा हो जाएगा, नहीं, इस बार बैकवर्ड रिएक्शन का रेट घटेगा, फॉरवर्ड का बढ़ेगा, और फाइनली फिर इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या निकल रहा है? कहने का मतलब ये निकल रहा है कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट दोनों डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन से बोलने का मतलब क्या? हम लोग चाहें तो हम लोग रिएक्टेंट से स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं, हम लोग चाहें तो हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं, या हम लोग चाहें तो यहाँ पे चारों रख दें, ए बी सी डी चारों रख दें। इस बार स्टार्टिंग में फॉरवर्ड भी होगा, उसका कुछ रेट होगा, इस बार स्टार्टिंग बैकवर्ड भी होगा, उसका कुछ रेट होगा। हाँ, इनमें से कोई ज्यादा होगा हो सकता है और कोई कम होगा। तो जो ज्यादा है वो घटेगा धीरे धीरे, और जो कम है वो बढ़ेगा धीरे धीरे, और फाइनली फिर इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से एस्टैब्लिश करा सकते हैं। हम लोग चाहे तो सिर्फ रिएक्टेंट ले लें तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, हम लोग चाहे तो सिर्फ प्रोडक्ट ले लें तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, या हम लोग चाहे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रख दें दोनों को साथ में तो भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। हाँ, अगर आपने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ ए और सी लेके छोड़ दिया तो अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ना अब तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो पाएगी, ना ही अब बैकवर्ड रिएक्शन हो पाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए ए और बी दोनों का होना जरूरी है, बी है नहीं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी नहीं। बैकवर्ड रिएक्शन होने के लिए सी और डी दोनों का होना जरूरी है, सी है लेकिन डी नहीं है तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। तो ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है ना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, तो जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है तो बराबर कहां से होगा रेट? समझ रहे हो बात? तो ऐसे में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। चलिए, तो एक चीज ये हुई कि हम लोग दोनों डायरेक्शन से एस्टैब्लिश करा सकते हैं इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड से भी बैकवर्ड से भी। दूसरी चीज एक ये कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन फिर बंद हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। रिएक्शन होता रहता है, फॉरवर्ड भी होता रहता है, बैकवर्ड भी होता रहता है, दोनों रिएक्शन होती रहती है। हाँ, लेकिन इक्वल रेट से होते रहते हैं। जिस रेट से फॉरवर्ड हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड भी होता रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट है ये डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का बोलने का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद चीजें बंद हो जाती, नहीं, चीजें बंद नहीं होती, रिएक्शन बंद नहीं होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है पूरे टाइम, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है पूरे टाइम, बट इक्वल रेट से हो रहा है, इसलिए कोई नेट इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है। समझ रहे बात? तो बोला जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है ये डायनेमिक नेचर का होता है। ठीक है, लिखते हैं इन दोनों पॉइंट्स को वहां पे लिखिए। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम state of chemical equilibrium can be achieved from both the directions. Can be achieved from both the directions, that is forward as well as backward. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखिए, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम state of chemical equilibrium
is dynamic in nature. It means after attaining the equilibrium, both forward and backward reaction takes place. Both forward and backward reaction takes place with equal rate. But it does not stop. चलिए लिख लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टेट के बारे में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। अब एक चीज़ और देखते हैं हम। अगर मान लेते हैं ये गैस है, तो हम लोग जो एक्टिव मास की बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। तो अगर कोई चीज़ गैस फेज में होती है, तो उसके लिए हम लोग उसके पार्शियल प्रेशर को भी यूज कर सकते हैं। अगर ए का हमें एक्टिव मास चाहिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट डिफरेंट होगा। अगर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं कुछ डिफरेंट कोफिशिएंट आएगा, पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट कोफिशिएंट आएगा। दोनों को ही एक्टिविटी कोफिशिएंट बोलते हैं, इसलिए A0 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम। उतना कुछ इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जानना है। ये जानना है कि एक्टिव मास को हम लोग कंसंट्रेशन के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, हम लोग पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या हम लोग चाहें तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या हम लोग चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है एक्टिव मास को। हाँ, किसके लिए? गैस के। तो अगर गैस इन्वॉल्व होता है तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं और भी कई चीज़ें यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं? पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं, हम लोग मोल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स यूज कर सकते हैं। तो इनके बारे में भी हमें देखना है कि कैसे कैसे हम लोग अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, और अलग अलग टर्म यूज करने से अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।